Hello, dear students. I hope you are fit and fine and you are taking your studies seriously. And today's topic is Stalinism and collectivization. Stalinism means a leader that was the famous person of the Russia and who took the command of the Bolshevik party after Lenin. And collectivization was the special program that was introduced by Stalin, and this content is also related to the second chapter of Russian Revolution. And let's start without taking so much time. The period of the early planned economy was linked to the disaster of the collectivization of agriculture. प्लान्ड इकोनॉमी जब शुरुआत में बनाई गई थी रशिया में, यानी योजनाबद्ध तरीके से रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने की जब कोशिश की जा रही थी, तब कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था एग्रीकल्चर फील्ड में, जो कि बहुत मुसीबतों से भरा हुआ था। डिजास्टर मीन्स यहाँ पर डिफ़िकल्टीज हैं बेटा, कि ये जो प्रोग्राम था काफ़ी कुछ इसने प्रॉब्लम फेस की, और जिसकी वजह से जो होप की गई थी कि रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, वो उतना हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। By 1927 to 1928, the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. 1927 से लेकर 28 तक सोवियत रशिया के बहुत सारे शहरों के अंदर ग्रेन सप्लाईज की शॉर्टेज की प्रॉब्लम देखने को मिली। मीन्स अनाज की जो सप्लाई है वो काफ़ी एक प्रॉब्लम के रूप में, समस्या के रूप में उभर कर सामने आई। रूस के लोगों को, यानी खास करके शहरों के लोगों को रूस में क्या हुआ कि खाने का अनाज नहीं मिल पा रहा था। द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइसेज एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। सरकार ने अनाज के दाम निश्चित कर दिए थे, बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइसेज। और लेकिन किसानों ने क्या किया कि सरकार द्वारा जो दाम फिक्स किए गए थे अनाज के, उन दामों पर सरकार के लोगों को अनाज बेचने से मना कर दिया, और इसी वजह से ये फूड शॉर्टेज ये दिखाई देने लगी शहरों के अंदर। स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। स्टालिन वो पर्सन जिसने लेनिन की डेथ के बाद पार्टी की कमांड को संभाला था। इंट्रोड्यूस फीम इमरजेंसी मेजर्स। उसने जो है कुछ सख्त कदम उठाए, आपातकालीन सख्त कदम उसने उठाए। फीम मीन्स स्टिक, इमरजेंसी मीन्स सडनली उसने जो है इसके ऊपर ओवरकम करने के लिए सिचुएशन को या प्रॉब्लम को। मेजर्स मीन्स स्टेप्स, तो कुछ उसको आपातकालीन कदम उठाने पड़े ताकि इस समस्या से वो निजात पा सके या रूस के लोगों को सबको अनाज मिल सके। He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices. उसका मानना था कि जो देश के अमीर किसान हैं और जो व्यापारी हैं, उन्होंने गांव में अपने गोदामों में अनाज को इस उम्मीद के साथ भरकर रख दिया है कि जब रेट तेज होंगे तब वो इस अनाज को बाहर निकालकर बेचने के लिए जाएंगे। स्पेकुलेशंस हैड टू बी स्टॉप्ड। बिचौलियों का जो है बीच में रोल जो था अनाज को खरीदने में, उनको बंद कर दिया गया इस व्यवस्था को, यानी अब मीडिएटर बीच में से हटा दिए गए। एंड सप्लाईज कॉन्फिस्केटेड, और जहाँ जहाँ से अनाज मिल सकता था उसको कब्जे में लिया गया। कॉन्फिस्केटेड का मीनिंग होता है बेटा जब्त करना या अपने अंडर में लेना। इन 1928 पार्टी मेंबर्स टूवर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज। 1928 में इस दल के सदस्यों ने अनाज पैदा करने वाले क्षेत्रों का दौरा किया। टूवर्ड का मीनिंग होता है विजिट करना। सुपरवाइजिंग एंड फोर्स ग्रेन कलेक्शंस, उन्होंने जहाँ जहाँ अनाज के गोदाम भरे हुए थे उनका निरीक्षण किया। रेडिंग कुल्क्स, और उन लोगों के ऊपर रेड डाली। कुल्क्स कौन होते हैं? रिच फार्मर्स होते हैं बेटा। वेल टू डू पीजेंट्स का मीनिंग है यहाँ पर रिच फार्मर्स। अमीर किसानों को वहाँ पर कुल्क्स कहा जाता था। उनके ऊपर छापे मारे, यानी उनके घरों पर अचानक से जाकर जो है उस चीज़ को चेक किया कि वहाँ पर ग्रेन की जो है होर्डिंग ना की गई हो। एज शॉर्टेज कंटिन्यूड, जैसा कि आपको पता ही है कि वहाँ पर कमी अनाज की बनी हुई थी, वो लगातार बनी रही। द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिव फॉर्म्स। इस अवस्था में स्टालिन को मजबूरी में समझो या फिर उस स्थिति को सुधारने के लिए उसने
कलेक्टिवाइज प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस कर डाला, यानी कलेक्टिव फार्म्स बनाए, बड़े बड़े खेतों का निर्माण करने की योजना बनाई। It was argued that the grain shortage were partly due to the small size of holdings. ऐसा तर्क दिया गया था कि अनाज की जो कमी आई है वो कुछ हद तक, पार्टली मीन्स कुछ हद तक, वो किसकी वजह से है, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स की वजह से है, मीन्स स्मॉल फार्म्स की वजह से है, छोटे खेतों की वजह से है, क्योंकि छोटे खेतों पर मॉडर्न फार्मिंग मेथड से खेती नहीं की जा सकती, मशीनरी का यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रोडक्शन कम रह जाता है। After 1917, land had been given over to peasants. तो 1917 के बाद जो ज़मीनें थी वो किसानों को दे दी गई, लेकिन ये जो 1917 की क्रांति के बाद जो किसानों के हाथों में जो ज़मीनें आई थी वो छोटे साइज़ की थी, इसीलिए ये प्रॉब्लम बनी है कि वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा। These small size peasant farms could not be modernized. ये छोटे छोटे किसानों के पास जो खेत हैं इनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था, मीन्स इस पर आधुनिक ढंग से खेती नहीं की जा सकती थी। टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स, और आधुनिक खेतों के निर्माण करने के लिए या उसका विकास करने के लिए, एंड रन दम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइंस, और उनका भी उद्योगों की तरह विकास करने के लिए, विद मशीनरी के साथ। इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुल्क्स, ये ज़रूरी था कि वहाँ पर जो रिच फार्मर्स हैं उनको रिमूव किया जाए, यानी जो कुल्क्स हैं उनकी ज़मीनों को जब्त कर लिया जाए। टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स, और दूसरे किसानों से भी ज़मीनें ले ली जाएं, यानी रिच फार्मर से भी और जो नॉर्मल पीजेंट्स हैं वहाँ पर उनसे भी ज़मीनें ले ली जाएं। और फिर क्या किया जाएगा, एंड इस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म्स, और सरकार के अधीन बड़े खेतों का निर्माण किया जाएगा जिस पर सभी मिलकर खेती करेंगे। What followed was Stalin's collectivization program. स्टेलिन के इस सामूहिकीकरण का जो ये योजना थी उसका क्या परिणाम निकला, यानी उसके क्या रिजल्ट देखने को मिले, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। From 1929, the party forced all peasants to cultivate in collective farms. 1929 से ही इस पार्टी ने सभी किसानों को कलेक्टिव फार्म्स पर काम करने के लिए कह दिया था। और ये जो कलेक्टिव फार्म्स थे मीन्स लार्ज फार्म्स, इसको वहाँ पर एक टर्म यूज की गई है बेटा, ये कोलखोज मीन्स लार्ज फार्म्स और कलेक्टिव फार्म, और कुल्क्स मीन्स रिच फार्मर्स या वेल टू डू फार्मर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट 1 मार्क के क्वेश्चन है बेटा, इनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और लर्न भी कीजिएगा साथ साथ। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर्ड टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें, और इम्प्लीमेंट्स मीन्स होते हैं औजार, ये किसको दे दी गई, कलेक्टिव फार्म्स के ओनर्स को दे दी गई। पीजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड, किसान लोग उस ज़मीन पर खेती करते थे। एंड द कोलखोज प्रॉफिट वॉज शेयर्ड, और कोलखोज पर से जो प्रोडक्शन होता था उससे जो प्रॉफिट आता था वो सबके बीच में बांट दिया जाता था। एनरेज पीजेंट्स रेसिस्टेड द अथॉरिटी, गुस्से में भरे हुए किसानों ने अपने अधिकारियों के का विरोध करना शुरू किया। एनरेज का मीनिंग होता है एंग्री, और रेसिस्टेड का मीनिंग होता है वॉइस रेज करना किसी के अगेंस्ट, यानी विरोध करना। एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइवस्टॉक, गुस्से में भरकर उन्होंने अपने पशुओं को मारना शुरू कर दिया। क्योंकि ज़बरदस्ती उनके पशुओं से और उनके औजारों को उनसे ले लिया गया ताकि कलेक्टिव फार्म्स पर खेती की जा सके। बिटवीन 1929 एंड 1931 द नंबर ऑफ कैटल फेल बाई 1/3। 1929 से लेकर 1931 के बीच जो पशुओं की संख्या थी, टोटल जो उसकी स्ट्रेंथ थी एनिमल्स की, 1/3 जो है उसमें से मारे जा चुके थे, 1/3 को तो मार दिया गया था। और दोज हु रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर सीवियरली पनिश, जो इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम का विरोध कर रहा था, यानी सामूहिकीकरण की इस योजना का जो विरोध कर रहा था उसे कड़ी सजा दी गई। सीवियरली मीन्स बिटरली। मैनी वर डिपोर्टेड, बहुत सारे लोगों को तो देश से बाहर निकाल दिया गया और बाहर निकलने का आदेश दे दिया गया, और एग्जाइल्ड यानी देश से बाहर देश निकाला दे दिया गया। एज दे रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन, क्योंकि उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम का विरोध किया था। पीजेंट्स आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म, किसानों ने ये बात रखनी शुरू कर दी कि ना तो वो अमीर हैं और ना ही वो समाजवाद के खिलाफ हैं, फिर हमें क्यों परेशान किया जा रहा है। दे मेयरली डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म्स फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन्स, उन्होंने कहा कि इन कलेक्टिव फार्म्स पर काम ना करने के उनके अपने अलग जो है कारण हैं,
वो सिर्फ इस खेत पर कलेक्टिव फार्म्स पर काम नहीं करना चाहते, तो क्यों ज़बरदस्ती उनसे की जा रही है? स्टालिन्स गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, और इससे प्रेशर में आई हुई स्टालिन की गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ किसानों को अपने ही तरीके से अपने खेतों पर काम करने की या अपने खेतों को बोने की परमिशन दे दी, बट ट्रीटेड सच कल्टिवेटर्स अनसिम्पैथेटिकली। यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है कल्टिवेटर्स यानी फार्मर्स, लेकिन इन किसानों के साथ उन्होंने असहानुभूतिपूर्ण कार्य किया, मीन्स उनको परेशान करने की जो है नीति अपनाई। सिंपैथी क्या होती है? दया दिखाना, सहानुभूति करना, और यहाँ पर वर्ड आया है अनसिम्पैथी, तो मीन्स उनके प्रति जो है सहानुभूति नहीं दिखाई। जब भी उन्हें दुख तकलीफ हुई या किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो वो सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती थी। In spite of collectivization, production did not increase immediately. इस सामूहिक खेती के बावजूद प्रोडक्शन जो था खेतों में वो तुरंत नहीं बढ़ पाया। उसी समय पर जैसे जो एक मतलब उम्मीद की गई थी कि इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम की वजह से जल्दी अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा या फिर रूस के हालात सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि किसी भी योजना को सफल होने में काफ़ी समय लगता है और एक्चुअल ग्राउंड में उसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जिनको दूर किए बिना किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को सक्सेसफुल नहीं किया जा सकता। In fact, the bad harvest of 1932-1933 led to one of the most devastating famines in Soviet history when over 4 million died. और इसके साथ साथ कुछ ऐसे काल समय भी आए, यानी 1930 से लेकर 1933 के बीच में फसलें ख़राब हो गई। बैड हार्वेस्ट का मीनिंग है फसलें ख़राब हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत भयंकर, डिवास्टिंग मीन्स यहाँ पर बोल सकते हैं भयंकर या बहुत ही डेंजरस जो है अकाल का सामना करना पड़ा सोवियत हिस्ट्री को, यानी रूस के इतिहास के ये बहुत ही ख़राब समय की ओर इशारा करते हैं। उस समय पर बेटा जो भूखमरी फैली उसकी वजह से 40 लाख लोग मर गए। इस खाने की कमी की वजह से लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा था, तो 40 लाख लोग इस फैमाइन के शिकार हुए। अब कुछ वर्ड्स आए हैं बेटा यहाँ पर, इनको आप देखिएगा। डिपोर्टेड, फोर्सफुली रिमूव्ड फ्रॉम वंस ओन कंट्री, किसी को ज़बरदस्ती अपने देश से बाहर निकालना क्या कहते हैं? डिपोर्ट करना कहलाता है। एक्जाइल्ड, फोर्स टू लीव अवे फ्रॉम वंस ओन कंट्री, इसका मीनिंग भी लगभग वही सेम ही है कि बाहर रहने, अपने देश से बाहर रहने के लिए मजबूर करना किसी को। तो ये 2 क्वेश्चन आपके और इम्पोर्टेंट 1 मार्क के, और ये जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम है इसके कुछ मेन कंटेंट आप लर्न कर लीजिएगा। ये पूछा जा सकता है गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्टालिन पीरियड और कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, देन आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें से चूज करनी है और उसको 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तैयार करना है आंसर को। नेक्स्ट पेज बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक स्टेंजा है और बाकी सोर्स हैं। इन सोर्सेज को आप खुद अपने बिहाफ से पढ़िएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of the collectivization। बहुत सारे पार्टी के मेंबर्स जो हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया के जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भ्रम फैले हुए थे या जो उनके मन में कन्फ्यूजन बना हुआ था प्लैंड इकोनॉमी से लेकर, उसके लिए वो जो है स्टालिन का विरोध करने लगे थे, उसको क्रिटिसाइज करने लगे थे, उसकी बुराई करने लगे थे, और कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के जो रिजल्ट सोचे थे वो नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए भी जो स्टालिन का विरोध किया जाने लगा था या स्टालिन के खिलाफ जो है लोग उसकी बुराई करने लगे थे। स्टालिन एंड हिज सिंपैथाइजर्स चार्ज दीज क्रिटिक्स विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। स्टालिन और उसके जो सहानुभूति वाले लोग थे, यानी जो उसके सपोर्टर्स थे, यहाँ पे सिंपैथाइजर्स का मीनिंग है सपोर्टर्स, तो स्टालिन और उसके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने इन विरोधियों का, क्रिटिक्स मीन्स विरोधियों को के ऊपर जो है ये ब्लेम लगाया कि वो सोशलिज्म के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे। कौन पीस यहाँ पे वर्ड दिया है कॉन्स्पिरेसी होता है षड्यंत्र रचना, किसी के खिलाफ चाल चलना या साजिश रचना जिसे कहा जाता है। तो स्टालिन और उसके सपोर्टर्स ने अपने विरोधियों पर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो समाजवाद के खिलाफ हैं, इसलिए वो समाजवाद के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। एक्यूजेशन वर मेड थ्रू आउट द कंट्री, ये सारे आरोप पूरे देश के अंदर उन सभी लोगों पर लगाए गए जो कि इनके अगेंस्ट बोल रहे थे।
and by 1939 over 2 millions were in prison और लेबर कैंप्स। और 1939 के आते आते 20 लाख लोग जो हैं यहाँ पर जेलों में डाल दिए गए या लेबर कैंप्स में उनको मतलब भेज दिया गया, यानी कड़ी मेहनत करने के लिए सज़ा के रूप में उनको भेजा गया। भी सज़ा दी गई कि वो लेबर कैंप में जाकर वो हार्ड वर्क करेंगे, जिससे कि वो किसी और सरकार के खिलाफ बोलना भूल जाएंगे। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इन जो अपराधों में निर्दोष थे, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। बट नो वन स्पोक फॉर देम, लेकिन उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं था, उनकी साइड लेने वाला कोई नहीं था। A large number were forced to make false confessions under torture, बहुत सारे लोगों को इतना टॉर्चर किया गया कि ज़बरदस्ती उन्होंने अपनी जो है गुनाह कबूल कर लिए, जबकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। कन्फेशंस का मतलब होता है स्वीकार कर लेना कि मैंने कुछ गलत किया है, जबकि ऐसा था नहीं। एंड वर एग्जीक्यूटेड, और काफ़ी सारे लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स, और इनमें से बहुत ज़्यादा लोग, कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल थे और टैलेंटेड थे। और ऐसे पर्सन को मारा जाना मीन्स क्या है, किसी देश का जो है इंटेलेक्चुअल जो क्लास है उसका एबोलिशन। नेक्स्ट पेज पर बेटा जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर, यानी यूएसएसआर में जो रूसी क्रांति हुई उसका वर्ल्ड वाइड क्या इम्पैक्ट पड़ा, यानी पूरे संसार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द वे द बोल्शेविक्स टुक पावर, जहाँ भी यूरोप के अलग अलग पोर्शन में सोशलिज्म के ऊपर बेस्ड जो सोशलिस्ट पार्टीज का फॉर्मेशन हुआ था, उन सभी देशों की जो समाजवादी जो दल बने थे, उन्होंने बोल्शेविकों के जिस टाइप से उन्होंने पावर को गेन किया अपने कब्जे में सारे, और जो पॉलिसीज अडॉप्ट की, उनको पूरी तरह से अप्रूवल नहीं दिया, यानी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि जिस तरीके से ये काम कर रही है बोल्शेविक पार्टी, वो इसके मतलब पूरी तरह से फेवर में नहीं थे। बल्कि देखा जाए तो समाजवाद के विचारों से प्रभावित होकर ही अलग अलग देशों में ये सोशलिस्ट पार्टीज का फॉर्मेशन किया गया था। फिर भी ये बोल्शेविक पार्टी के सभी मेजर्स को अप्रूवल नहीं दे रहे हैं या उसे अच्छा नहीं मान रहे हैं। However, the possibility of a worker state fired people's imagination across the world, फिर भी जो मजदूरों का अपना देश की जो उनकी लोगों की जो कल्पना थी वो पूरे संसार में ये जो विचारधारा थी फैली हुई थी, यानी सब लोग चाहते थे, यानी पूरे वर्ल्ड के वर्कर्स चाहते थे कि गवर्नमेंट में उनका भी अपना एक रोल होना चाहिए, ये सरकार को वर्कर्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड, अलग अलग देशों के अंदर, बहुत ज़्यादा देशों के अंदर समाजवादी दल बनाए गए, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। द बोल्शेविक एनकरेज्ड कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। कॉलोनियल पीपल कौन से होते हैं बेटा? किसी पावरफुल कंट्री के अंडर में जो वीक कंट्री आता है, वो वीक कंट्री उसकी कॉलोनी होता है। तो कॉलोनियल पीपल को ये कहा गया कि आप भी हमारे जो बोल्शेविक पार्टी के जो एजेंडे हैं या पॉलिसीज हैं उनको अडोप्ट कीजिए, उस एक्सपेरिमेंट को अपने देश में लागू कीजिए। मैनी नॉन रशियंस फ्रॉम द आउटसाइड द यूएसएसआर, यूएसएसआर के बाहर के बहुत सारे जो नॉन रशियन लोग थे उनको भी इनवाइट किया गया। कहाँ पर? कॉन्फ्रेंस में, एक सम्मेलन के अंदर, जो कि ईस्ट यानी ईस्ट साइड के लोगों की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी लोगों की, उसमें उनको आने के लिए इनविटेशन दिया गया 1920 में। एंड बोल्शेविक फाउंडेड, और बोल्शेविक पार्टी ने एक कॉमिंटर्न नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया जो कि प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज के जो है उसमें कॉम्बिनेशन से बनी थी। अब आप इन लाइंस को अंडरलाइन करते चलिए। कॉमिंटर्न क्या थी? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो कि जिसमें बोल्शेविक पार्टी नहीं थी, प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज का जो संगठन था। Some received education in the USSR Communist University of the Workers of the East. कुछ लोगों ने जाकर USSR मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोशलिस्ट रशियन, तो यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी
ने जो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी जहाँ पर सोशलिज़म की शिक्षा दी जाती थी या सोशलिज़म के आइडियाज़ को सिखाया जाता था, तो लोगों ने वहाँ जाकर एजुकेशन गेन करनी शुरू की ताकि वो सोशलिज़म के मेन आइडियाज़ को सीख सकें। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार के समय यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेचर। तो ये यूएसएसआर ने जो क्या किया, पूरे संसार के अंदर समाजवाद किया, प्रसार किया और संसार के अंदर इसकी एक छाप छोड़ दी, गहरी छाप छोड़ी। यानी जो पूरा संसार सोशलिज्म से परिचित होने लगा, उसकी आइडियोलॉजी को समझने लगा था। Yet by the 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution। हालांकि 1950 के आते आते ये महसूस किया गया देश के अंदर कि जो यूएसएसआर की जो सरकार का काम करने का जो तरीका है वो उन आदर्शों के बिल्कुल खिलाफ है जो कि रशियन रेवोल्यूशन के दौरान सोचे गए थे। यानी रूसी क्रांति के दौरान जो आदर्श बनाए गए थे और अब जो यूएसएसआर की गवर्नमेंट है वो उनको एग्जैक्टली जो है फॉलो नहीं कर रही है, यानी वो ही आदर्श जो है अडोप्ट नहीं किए जा रहे हैं। In the world socialist movement who it was organized that all was not well in the Soviet Union। और पूरे संसार में जो समाजवादी आंदोलन चले हैं उससे भी ये पता चलता है कि सोवियत यूनियन के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। यानी जैसा सोचा गया था कि रशियन रेवोल्यूशन के बाद काफ़ी सारे चेंजेज आएंगे और वर्कर्स की कंडीशंस इम्प्रूव हो जाएंगी और एक बहुत ही इसमें मॉडल फॉर्म में ये देश वहाँ पर इस्टेब्लिश होगा वर्ल्ड वाइड, तो वो चीज़ें वहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रही थी। अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर। हालांकि ये बात सच है, एक पिछड़ा हुआ देश एक महान, एक शक्तिशाली देश के रूप में परिणित हो चुका था। यानी एक बहुत ही गरीब देश जो है वो अब अमीर देश बन चुका था। इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड। इसके खेत जो उद्योग हैं और इसके जो कृषि क्षेत्र है वो विकसित हो चुके थे। एंड द पुअर वर बीइंग फेड, और गरीबों को भी अब खाना मिल रहा था। बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन। लेकिन ये भी बात सच है कि खाना तो मिल रहा है और लोग भी जो है अमीर होते जा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन जो नागरिकों के अधिकार हैं, जो उनकी आज़ादी है, वो जो ज़रूरी चीज़ है जीवन जीने के लिए, वो उनको नहीं दी गई। एंड कैरीड आउट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज़। और वहाँ पर विकास के जितने भी प्रोजेक्ट अडोप्ट किए गए वो सभी लोगों को प्रेशराइज करके और जो रिप्रेसिव पॉलिसीज है, दमनकारी नीतियाँ वहाँ पर लागू की गई। यानी ज़बरदस्ती ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई जिसका विरोध कोई नहीं कर सकता और लोगों को उसे फॉलो करना पड़ता था, और इसकी वजह से इस देश में विकास हो पाया। बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंत में, इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर की जो अंतर्राष्ट्रीय जो उसकी इमेज बनी हुई थी एज ए सोशलिस्ट कंट्री, एक समाजवादी देश के रूप में, हैड डिक्लाइन, वो धीरे धीरे अब ख़त्म होने लगी थी। दो इट वाज रीऑर्गेनाइज्ड दैट सोशलिस्ट आइडियाल्स स्टिल एंजॉयड रिस्पेक्ट अमंग इट्स पीपल। जो समाजवादी आदर्श स्थापित किए गए थे रशियन रेवोल्यूशन के दौरान, उन सब को अब जो है लोग उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वो चीज़ें अब लोग देख नहीं पा रहे हैं। सरकार अपने दूसरे तरीक़ों से वहाँ पर अपना काम कर रही है। और सोशलिस्ट आइडियाज़ को हालांकि लोग रिस्पेक्ट तो करते थे, लेकिन जो रेपुटेशन उस देश की होनी चाहिए थी सोशलिस्ट कंट्री के रूप में, वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। हर देश के अंदर सोशलिज्म से रिलेटेड आइडियाज़ को दोबारा सोचा गया, उस पर विचार किया गया अलग अलग तरीक़ों से कि क्या सोशलिज्म सभी देशों की स्थितियों के अनुसार है, क्या सभी देशों में सोशलिज्म की या सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनाई जा सकती है। इस चीज़ को सब लोगों ने अपने अलग अलग तरीक़ों से सोचना शुरू किया। यहाँ पर कुछ सोर्स दिए गए हैं बेटा, बॉक्स 5 और नेक्स्ट पेज पर जो है एक सोर्स F और सोर्स G दिया हुआ है। आप इन सब को भी ज़रूर पढ़िएगा और इसमें से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकल सकते हैं। राइटिंग अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन इन इंडिया, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत के अंदर रूसी क्रांति से संबंधित कौन से लेख लिखे गए या किसने इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। अमंग दोज इन द रशियन रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड वर मैनी इंडियंस।
रूसी क्रांति से प्रभावित होने वाले बहुत सारे लोग भारतीय भी थे। सेवरल अटेंडेंट द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने साम्यवादी जो वहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे वहाँ जाकर समाजवाद की शिक्षा भी ली। बाय द मिड 1920s 1920 के बीच में कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया, भारत में साम्यवादी दल की स्थापना भी की गई। बेटा यहाँ पे मिड दिया हुआ है, मिड, और इसका मीनिंग है 1925, आप लिख लीजिएगा। 1925 में इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन किया गया है, जो कि बाद में जाकर जो है ये 2 पार्ट्स में इसका डिवीज़न हो गया है। एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एम, और यहाँ पर दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी दो पार्टीज में बाद में 1964 में इसका डिवीज़न हुआ था। नेक्स्ट बेटा मैं आपको बता रही हूँ, इट्स मेंबर्स केप्ट इन टच विद द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी। इसके जो सदस्य थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी भारत में बनाई गई थी, वो पूरी तरह से सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी को फॉलो करती थी, उसके टच में थी। टच वर्ड है यहाँ पे। इम्पोर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल एंड कल्चरल फिगर्स टुक एन इंटरेस्ट इन द सोवियत एक्सपेरिमेंट। बहुत ज़्यादा भारतीय लोग जो राजनीतिक रूप से सक्रिय थे यहाँ पर और सांस्कृतिक रूप से भी वो इंटरेस्ट ले रहे थे सोवियत रशिया के इस एक्सपेरिमेंट में। वहाँ पर देख रहे थे इस प्रयोग को कि समाजवाद किस हद तक काम कर रहा है और क्या इसके रिजल्ट निकल रहे हैं। और उन्होंने रशिया जाकर उसकी विजिट भी की, यानी रूस का दौरा किया। अमंग दैम जवाहरलाल नेहरू एंड रविंद्रनाथ टैगोर हु रोट अबाउट सोवियत सोशलिज्म। बेटा इसको भी आप अंडरलाइन कीजिएगा, कौन से 2 लोग थे या कौन से ऐसे लोग थे जो सोवियत रशिया में जाकर जो है सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को सीखने के लिए वहाँ गए और उन्होंने उसके बारे में कुछ लिखा भी। इन इंडिया राइटिंग्स वर गेव इम्प्रेशंस ऑफ सोवियत रशिया। भारत में रशियन रेवोल्यूशन से रिलेटेड काफ़ी बातें लिखी गई, कुछ आर्टिकल्स भी लिखे गए। हिंदी में R.S. अवस्थी ने 1920 और 21 में रशियन रेवोल्यूशन नाम और लेनिन नाम से और हिज लाइफ एंड हिज थॉट और इस नाम से जो है अपने आर्टिकल्स लिखने शुरू किए। एंड लेटर द रेड रेवोल्यूशन, और बाद में लाल क्रांति के नाम से भी लिखा। S.D. विद्यालंकर रोट द रीबर्थ ऑफ रशिया एंड द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया। S.D. विद्यालंकर ने किस टाइटल के नाम से इस चीज़ को लिखा, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में? द रीबर्थ ऑफ रशिया, यानी रूस का दोबारा जन्म, और सोवियत स्टेट ऑफ रशिया का जन्म, यानी रूस के बारे में ये बताया गया है कि पहले वहाँ पर किस टाइप का जो है स्ट्रक्चर था, रूलिंग सिस्टम था, और उसके बाद एक रेड रेवोल्यूशन हुई। रेड रेवोल्यूशन का मीनिंग है कि इसमें वॉयलेंट फॉर्म में वहाँ पर वॉर हुआ और जिसकी वजह से बाद में वहाँ पर चेंजेज आए। B.D. विद्यालंकर ने रीबर्थ ऑफ रशिया और द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया के बारे में लिख दिया। S.D. विद्यालंकर ने देयर वॉज मच दैट वाज रिटन इन बंगाली, और बहुत सारी बातें रशियन रेवोल्यूशन से रिलेटेड अलग अलग भाषाओं में भी छपने लगी थी, बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में भी। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरे इंडिया के अंदर किसी न किसी रूप में अलग अलग राइटर्स ने रशियन रेवोल्यूशन को अपने लिखने का मैटर बनाया, उसके बारे में लिखा ताकि लोगों को उसके जो मेन आइडियाज़ हैं वो समझ में आ सकें। नेक्स्ट पेज पर बेटा सोर्स F और G दिया हुआ है, इसको आप अपने लेवल पर पढ़िएगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो तो उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और लास्ट में बेटा अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चंस में। यहाँ से आप देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपने राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक में, सेकंड करना है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी कि ये सारे क्वेश्चंस है। और ये जो बेटा अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं 6 क्वेश्चन के, इनके बारे में भी एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन या फ्यू लाइंस आपने राइट डाउन करनी है नोटबुक के अंदर। आपको ऊपर वाला पोर्शन एक रीडिंग वे में देखना है, सिर्फ इनके बारे में समझने की कोशिश करनी है एक्टिविटीज़ को, और क्वेश्चंस को आपको राइट डाउन करना है। तो आई थिंक आपको लेसन समझ आ गया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम रह जाए बेटा, कुछ भी समझ ना आया हो, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज करके अपने क्वेरीज को सोल्व करवा सकते हैं। थैंक यू।